हेलो हेलो स्टूडेंट्स। आज का एग्ज़ाम्पल हमारा नॉर्मलाइजेशन पर है और ये मेरा दूसरा एग्ज़ाम्पल है नॉर्मलाइजेशन का। और नॉर्मलाइजेशन से पहले आपको ये आना चाहिए कि कैंडिडेट की कैसे फाइंड करते हैं, प्राइम एट्रीब्यूट और नॉन प्राइम एट्रीब्यूट क्या होते हैं और एट्रीब्यूट क्लोज़र कैसे होता है निकालते हैं। अगर ये नहीं आते हैं तो आप मेरा पुराना वाला वीडियो देख लें। तो इस वाले एग्ज़ाम्पल में बेसिकली हमारे पास चार एट्रीब्यूट है और फंक्शनल डिपेंडेंसी गिवन है। तो ये रिलेशन, जब भी हमें ऐसा रिलेशन दिया हो जिसमें रिलेशनशिप इंस्टेंस नहीं हो, तो मेरा रिलेशन फर्स्ट एनफ में होता है। तो दिस इज़ माय रिलेशन, दिस आर रिलेशन and it is A, B, C, D. So it is in first NF. Now for the first NF I have to find the candidate key and then I have to find the primary key. तो अब कैंडिडेट की फाइंड करने का क्या तरीका है कि छोटा सा तरीका तो यही है कि हम उस एट्रीब्यूट को फाइंड कर लें जो राइट में नहीं हो। तो यहाँ पर मेरे पास ए ऐसा एट्रीब्यूट है जो राइट में नहीं है और सी भी एक ऐसा एट्रीब्यूट है जो राइट में नहीं है। तो मैंने ए सी का बेसिकली पहले क्लोज़र निकाल लिया। तो ए सी का ए और सी दोनों राइट में नहीं है, तो वो मेरे कैंडिडेट की के पार्ट होंगे ही होंगे। तो मैंने ए सी का क्लोज़र निकाला, तो ए सी और ए से बी है तो बी भी आ गया और डी भी आ गया। जब ये वाला केस होता है तो इसमें हमें ये ए सी का क्लोज़र निकाल के ही हम छोड़ सकते हैं, या जो भी एक सिंगल एट्रीब्यूट नहीं है उसका क्लोज़र निकालेंगे और अगर उसमें सारे एट्रीब्यूट आ गए तो हम बोल सकते हैं कि भाई ये मेरी कैंडिडेट की होगी और उसके सुपर सेट को निकालने की ज़रूरत नहीं है। तो सेम थिंग यहाँ पर है कि मेरा ए और सी राइट में नहीं था, तो मैंने इसका कॉम्बिनेशन बना के एक क्लोज़र निकाला और उसने सारे एट्रीब्यूट को फाइंड कर दिया। तो अब मुझे और इसके सुपर सेट बनाने की ज़रूरत भी नहीं है और इसके अलावा रिमेनिंग एट्रीब्यूट जैसे बी और डी उसका देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ए सी के बिना तो मेरा कुछ बन ही नहीं सकता, तो वो मेरा सुपर सेट हो जाता है। बट अगर इसका रिवर्स एग्जांपल हो जिसमें कि मेरे सारे राइट में एट्रीब्यूट आ जाए, तो फिर मेरे को सारे कॉम्बिनेशन देखने पड़ते हैं। तो दिस इज़ इन माय फर्स्ट एनफ। नाउ आई विल कम फॉर द सेकंड एनफ। तो रिलेशन सेकंड एनफ की क्या प्रॉब्लम होती है कि हमारा कोई कंपोजिट कैंडिडेट की हो तब हमें उसे ब्रेक करना पड़ता है रिलेशन को। तो पहले तो मेरा यहाँ पर प्राइमरी कैंडिडेट की एक ही है, इसलिए वही मेरी प्राइमरी की हो गई, तो मैंने उनको अंडरलाइन कर लिया। अब मेरे को क्या करना है, सेकंड इनफ फाइंड करना है। सेकंड इनफ कहता है कि वहाँ पर कोई पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए, और पार्शियल डिपेंडेंसी जब ही होती है जबकि उसमें कंपोजिट कैंडिडेट की हो। तो यहाँ पर हमारी कंपोजिट कैंडिडेट की है। तो इस केस में हमें क्या करना चाहिए कि जो भी हमारी कंपोजिट की के एट्रीब्यूट है उनका क्लोज़र फाइंड कर लेना चाहिए। तो ए का मैंने क्लोज़र फाइंड करा, तो ए के क्लोज़र में मेरा ए आया और बी आ गया। और सी का क्लोज़र फाइंड करा तो इट इज़ अ सी आया और डी आया। तो दिस इज़ माय क्लोज़र ऑफ ए एंड सी। अब क्या करना है हमें सेकंड इनफ में, जो हमने ए का क्लोज़र फाइंड करा है यहाँ पर इसका एक रिलेशन बना देना है। तो मेरा एक रिलेशन बन गया R1 और इसमें ए और बी दोनों एट्रीब्यूट मैंने रख लिए। और जिसका मैंने क्लोज़र फाइंड करा था, यहाँ पर किसका करा था, ए का, तो ए को यहाँ पर मैंने प्राइमरी की बना दी नए रिलेशन में। और पुराने रिलेशन में से जो एट्रीब्यूट एक्स्ट्रा है अपार्ट फ्रॉम द क्लोज़र जिसका हमने फाइंड करा उसको रिमूव कर देना है, तो उसको मैं ये रिमूव कर दूँगी बी। फिर मेरा दूसरा कैंडिडेट की दूसरी की कौन सी थी, सी। तो सी का मैंने क्लोज़र फाइंड करा, उसमें एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट थे, तो एक नया रिलेशन बनाया R2। उसमें मैंने दोनों एट्रीब्यूट, वो सारे एट्रीब्यूट रख लिए जो क्लोज़र में आए थे, और जिसका क्लोज़र फाइंड करा था उसे कैंडिडेट की बना दिया, और अपने रिलेशन में से वो एट्रीब्यूट हटा दिए जो कि जिसका मैंने क्लोज़र नहीं फाइंड करा था और जो यहाँ पर एक्स्ट्रा ऐड हुआ है, तो इस डी को हटा दिया। तो मेरा जो ये पुराना वाला रिलेशन था ये अब क्या बन गया, ए और सी ही यहाँ पर रह गया, और ए सी मेरा कैंडिडेट की है। ठीक है, तो ये मेरा रिलेशन अब किस में हो गया, सेकंड एनफ में। नाउ वी विल कम फॉर द थर्ड एनफ। थर्ड एनफ हमें क्या बोलता है
कि रिलेशन सेकंड इनफ में होना चाहिए, तो रिलेशन सेकंड इनफ में है। थर्ड सेकंड इनफ में है और वहाँ पर कोई पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए, ट्रांजिस्टिव डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। तो ट्रांजिस्टिव डिपेंडेंसी कब होगी? जब मेरे किसी रिलेशन में 3 या 3 से ज़्यादा एट्रीब्यूट हों। तो यहाँ पर मेरे रिलेशन 1 में 2 एट्रीब्यूट है, इसमें भी 2 एट्रीब्यूट है, इसमें भी 2 एट्रीब्यूट है, तो मेरा रिलेशन थर्ड एनएफ में भी है। नाउ फॉर द BCNF। BCNF क्या बोलता है मेरे को कि मेरे किसी कोई फंक्शनल डिपेंडेंसी गिवन है, अल्फ़ा डिटरमाइंस बीटा, तो अल्फ़ा शुड बी प्राइमरी की इन दैट रिलेशन। तो वी विल बिगिन फ्रॉम हेयर ACD। कोई रिलेशन है क्या जिसमें ये 3 एट्रीब्यूट है? नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि इसके लिए मेरे सारे रिलेशन BCNF को सेटिस्फाई करता है। नाउ आई विल टेक द नेक्स्ट रिलेशन, फंक्शनल डिपेंडेंसी A डिटरमाइंस B। कोई रिलेशन है जिसमें दोनों एट्रीब्यूट है? हाँ, ये वाला रिलेशन है, इसमें दोनों एट्रीब्यूट है। क्या इसमें ए कैंडिडेट की है? हाँ, ए कैंडिडेट की है, तो दैट इज़ वाई आई विल से इट इज़ सेटिस्फाइंग। ठीक है, और कोई रिलेशन नहीं है जिसमें ए और बी है। नाउ आई विल टेक द अनादर रिलेशन, अनादर फंक्शनल डिपेंडेंसी C डिटरमाइंस D। तो कोई ऐसा रिलेशन है जिसमें C और D है? हाँ, ये वाला रिलेशन है। इसमें क्या C कैंडिडेट की है? हाँ है। ठीक है, तो इट मीन्स इट सेटिस्फाइज द BCNF। जब सारी फंक्शनल डिपेंडेंसी के लिए हमारे रिलेशन सेटिस्फाई करे तो हम बोलेंगे कि हमारा रिलेशन BCNF में भी है। तो अब मेरा ये रिलेशन BCNF में भी है। सो दीज ऑल 3 रिलेशंस आर माय फाइनल रिलेशन and these are in the first NF, second NF, third NF and BCNF. With that, thank you very much.